आज का टॉपिक है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में है 35 नंबर, मांग फलन कीमत का एक दिश। इसका आंसर है यह बी, घटता हुआ फलन, घटता हुआ फलन, घटता हुआ फलन। फिर 36 नंबर, मांग का नियम है, यह ऑप्शन डी, एक गुणात्मक विवरण। इसकी व्याख्या है, मांग का नियम एक गुणात्मक विवरण है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, मांग की लोच एक संख्यात्मक विवरण है। मांग की लोच की धारणा से ज्ञात होता है कि कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांगी गई मात्रा में कितना अनुपातिक परिवर्तन होता है। 37 नंबर, एक सामान्य मांग वक्र की ढाल होती है। ऑप्शन ए ऋणात्मक। इसकी व्याख्या है, एक सामान्य मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक बाएं से दाएं नीचे की ओर होती है, जिसे ऋणात्मक ढाल प्राय मांग का नियम के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि कीमत गिनने पर मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, वेवलेन माल और गिफेन गुड के लिए मांग वक्र अपवाद स्वरूप धनात्मक होता है। फिर इसमें है 38 नंबर, किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है। इसका ऑप्शन सी है, व्यक्तिगत मांगों का क्षैतिज औसत। बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्रों का क्षैतिज वेग हॉरिजॉन्टल समेशंस होता है। उदाहरण के लिए, यदि P1 मूल्य पर X वस्तु की मांग D1, D2, D3, Dn है, तो P1 मूल्य पर बाजार मांग सिग्मा ब्रैकेट में D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस Dn होगी। 39 नंबर, निम्न में से कौन स्वयं में उत्पाद हेतु मांग वक्र के खिसकने का कारण नहीं होगा। इसका है आंसर सी में क्या है, उत्पादन की कीमत में परिवर्तन। व्याख्या है, उत्पादन की कीमत में परिवर्तन उत्पाद हेतु मांग वक्र के खिसकने का कारण नहीं होगा, जबकि शेष सभी विकल्प मांग वक्र के खिसकने का कारण होंगे। फिर है 40 नंबर, मांग फलन x बराबर होता है 400/p के लिए कीमत p बराबर 20 इकाई हेतु आकलित मांग होगी 20 इकाई। फिर इसकी है व्याख्या में, मांग फलन x बराबर 400/p, यदि p बराबर 20 तो x बराबर 400/20, तो 20 से 400 को भाग देंगे तो 20 इकाई। 41, यदि एक विक्रेता का मांग वक्र p बराबर 16 - 1/2 क्यों हो, तो उसको प्राप्त होने वाली सीमांत आगम होगी। इसका है आंसर सी, 16 होगी। फिर इसकी कुल आगम TR बराबर P.Q है, इसका हैगा, या TR बराबर है 16 बटे में 1/2Q, अब ब्रैकेट की पावर Q बराबर हो जाएगा 16Q -1/2, चूँकि MR बराबर होता है D/DQ, अब ब्रैकेट में TR, इसलिए MR बराबर D/DQ। 16Q - 1/2 बराबर 16। 42 नंबर, एक समूह उत्पाद वक्र एक सीधी रेखा होगी यदि आगत में आएगा, इसमें आगत में D पूर्व पुनः स्थापन हो। एक समूह उत्पाद वक्र एक सीधी रेखा होगी यदि आगत पुनः स्थापन हो। फिर 43, मांग को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन डी, पर्याप्त क्रय शक्ति के
साथ क्रिया की इच्छा एवं तत्परता। इसकी है व्याख्या। व्याख्या में आएगा बहुत से ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो प्रभाव उत्पादक इच्छा को ही मांग कहते हैं, पर वस्तु स्थिति यह है कि प्रभाव उत्पादक इच्छा तो आवश्यकता है, पर जब इसी आवश्यकता अथवा प्रभाव उत्पादक इच्छा का अध्ययन किसी निश्चित समय में तथा निश्चित मूल्य पर किया जाता है तो यह मांग बन जाती है। 44 नंबर, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने उपभोक्ता की बचत को क्रेता की बचत नाम से अभिहित किया है? अभिहित क्या है? बोल्डिंग। फिर इसकी है व्याख्या। व्याख्या में आएगा उपभोक्ता की बचत को क्रेता की बचत। बेल्डिंग ने कहा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। फर्स्ट है उपभोक्ता की बचत की धारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन ड्यूपिट ने किया। प्रोफेसर मार्शल ने अपनी पुस्तक प्योर थ्योरीज ऑफ डोमेस्टिक वैल्यूज में इस विचारधारा का प्रतिपादन किया तथा इसे उपभोक्ता की लगान कहा। पर इसका और अधिक स्पष्टीकरण प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में हुआ, जिसमें उन्होंने ही इसे उपभोक्ता की बचत नाम दिया। थर्ड है कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए जितनी कीमत देने के लिए तैयार रहता है और वास्तव में जितना मूल्य वह बाजार में देता है, इन मूल्यों के अंतर को हम उपभोक्ता की बचत कहते हैं। फोर्थ है उपभोक्ता की बचत की धारणा सीमांत उपयोगिता हास्य नियम पर आधारित है। इसका आएगा मार्शल के उपभोक्ता बचत की धारणा निम्न मान्यताओं पर आधारित है। फर्स्ट है पूर्ण प्रतियोगिता। सेकंड है वस्तु की उपयोगिता को मापा जा सकता है। थर्ड है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। फोर्थ है वस्तुओं की विभिन्न इकाइयों उपभोक्ताओं को भिन्न भिन्न संतुष्टि प्रदान करती है। फिफ्थ नंबर है वस्तुएं प्रतिस्थापित नहीं की जा सकती। 45 मार्शल के उपभोक्ता बचत की धारणा में मान्यता है ऑप्शन ए पूर्ण प्रतियोगिता की। फिर है 46 नंबर में आएगा पूर्ण प्रतियोगिता में मांग फलन है PD बराबर 3x² - 20x + 5 तथा पूर्ति फलन है PS बराबर हो गया ये 15 + 9x। उत्पादन अतिरेक होगा। इसका ऑप्शन है D 450। व्याख्या इसकी PD बराबर 3x² - 20x + 5। PS बराबर होता है 15 + 9x। पूर्ण प्रतियोगिता 3x² to -3x² - 20x + 5 बराबर 15 + 9x। ये है 3x² माइनस ये इधर आएगा 9 20 में जुड़ जाएगा माइनस में 29 हो जाएगा 29x। अब इसमें से 15 में से 5 जाएंगे 10 बचेंगे माइनस के। फिर इसका वो करेंगे 3x² है -30x -x -10 बराबर 0। इसके गुणनखंड निकालने हैं। फिर है 3x अब ब्रैकेट में होगा x - 10 + x - 10 बराबर 0। x बराबर 10 आ गया और x फिर है x बराबर हो गया माइनस का 1/3 भी आएगा, लेकिन उसे लेने के लिए माइनस में आएगा, प्लस वाला लेते हैं। x बराबर 10 तो p बराबर 15 + 9x था ना, 9x के 10 रख दिया तो हो जाएगा 15 + 90 तो ये हो गया 105। x बराबर 10 है। उत्पादक अतिरिक्त px माइनस मंजिला ब्रैकेट फिर कोष्टक 15 + 9x dx तो ये आएगा 1050। px का 1050 माइनस 15 ब्रैकेट में है 15x + 9x²। फिर 2 9x² / 2 इसकी पावर है 0 से 10।
फिर इसका हो जाएगा 1050 माइनस 150 माइनस 9x² बटे 2 गुना 100। अब ये हो जाएगा 1050 माइनस 150 माइनस 450 बराबर हो जाएगा 1050 माइनस ये 150 और 450 600 हो गया। अब 1050 में से 600 जाएंगे तो 450 बचेंगे। परकट अधिमान सिद्धांत आधारित है इसका आंसर है ए में आएगा इसका आंसर दृढ़ कर्म पर। फिर इसकी व्याख्या परकट अधिमान सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर पॉल सैमुअल्सन ने किया। यह सिद्धांत उपभोक्ता के वास्तविक व्यवहार पर आधारित है। इस सिद्धांत की निम्नलिखित मान्यताएं हैं। फर्स्ट है उपभोक्ता विवेकपूर्ण व्यवहार करेगा। सेकंड है समकता, यदि किसी विशेष दशा में A > B तथा B > C तो A > C, अर्थात यदि A को B पर वरीयता मिली है तथा B को C पर वरीयता मिली है हो तो निश्चित रूप से A को C पर वरीयता प्राप्त होगी। थर्ड है उपभोक्ता की रुचि दी हुई है इस तरह पर सबल क्रमबद्धता। फिर है व्यक्त प्राथमिकता की अवधारणा। फिर है 48 नंबर उत्घटित अधिमान सिद्धांत संबंधित है। इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। सबल क्रमबद्धता P.A. सैमुअल्सन से। फिर है उपभोक्ता व्यवहार के विश्लेषण से। फिर 49 है यदि दो साधन पूर्णता स्थानापन्न हो तो उनके बीच प्रतिस्थापन की लोच होगी। इसका आंसर है बी में थी अनंती। इसका आ जाएगा यदि दो साधन पूर्णतः स्थानापन्न हो तो उनके बीच प्रतिस्थापन की लोच अनंत होती है। फिर 50 नंबर उत्पत्ति ह्रास नियम उस स्थिति का नाम है जिसमें ऑप्शन सी सीमांत एवं औसत उत्पादन दोनों घटते हैं किंतु दोनों धनात्मक होते हैं। फिर इसकी व्याख्या है कि व्याख्या में उत्पाद की द्वितीय अवस्था को उत्पादन ह्रास नियम की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में औसत तथा सीमांत उत्पाद दोनों घटते हैं किंतु दोनों धनात्मक होते हैं। इस अवस्था के अंत में सीमांत उत्पाद शून्य हो जाता है तथा कुल उत्पाद अधिकतम हो जाता है। फिर क्या माना अर्थशास्त्री निम्नलिखित मान्यताओं में से किसे उपभोक्ता के संदर्भ में हमेशा मानते हैं। ऑप्शन ए वे बाजार में विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं। इसकी व्याख्या है अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्री उपभोक्ता के संदर्भ में हमेशा मानते हैं कि वह विवेकपूर्ण निर्णय लेता है। जैसा कि प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि उपभोक्ता विवेकपूर्ण है, वह दिए हुए आय तथा मूल्य की सीमा के अंदर अपनी कुल उपयोगिता को अधिकतम करने की कोशिश करता है। यही बात हिक्स, सैमुअल्सन आदि अर्थशास्त्रियों ने भी कहा है। 52 उपभोक्ता साम्य की स्थिति में तब होता है जब AMU शून्य हो। व्याख्या है उपभोक्ता साम्य की स्थिति में तब होता है जब सीमांत उपयोगिता MU शून्य होती है क्योंकि इस स्थिति में कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। फिर इसमें निकट से स्थानापन्नों की प्रतिलोच ऑप्शन बी इकाई से अधिक होती है। निकट से स्थानापन्न वस्तुओं की प्रतिलोच इकाई से अधिक होती है। मांग की प्रतिलोच शून्य से लेकर अनंत तक परिवर्तित होती रहती है। कभी कभी यह ऋणात्मक भी हो जाती है। फिर 51 मांग की लोच दर्शाता है। ऑप्शन बी है मात्रा में होने वाले परिवर्तन की दर को। फिर इसकी व्याख्या में आएगा सामान्य अर्थों में
अर्थों में मांग की लोच से आज से वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में जो परिवर्तन होता है से लगाया जाता है। मांग की लोच हमें यह बताती है कि मूल्य में परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांग में किस दर से परिवर्तन होगा। मांग की कीमत लोच बराबर मांग मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। 55 दो पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तु की आड़ी लोच क्या होगी। ऑप्शन डी अनंत, अनंत होगी अनंत। फिर इसकी व्याख्या में है आड़ी लोच का मान वस्तु का स्वभाव, 0 पे स्वतंत्र वस्तु और माइनस पे पूरक वस्तु और प्लस पे आएगी स्थानापन्न वस्तु और इन्फिनिटी पे पूर्ण स्थानापन्न वस्तु। अनंत स्थानापन्न वस्तु यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने ब्रैकेट में घटने पर किसी अन्य वस्तु की मांग बढ़ती है ब्रैकेट में घटती है तो वस्तुएं एक दूसरे की स्थानापन्न होगी। पूरक वस्तु यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने ब्रैकेट में घटने पर किसी अन्य वस्तु की मांग घटती ब्रैकेट में बढ़ती है तो वस्तुएं परस्पर पूरक कहलाएंगी। मांग की आड़ी लोच से तात्पर्य किसी संबंधित वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप किसी दी हुई वस्तु की मांगी गई मात्रा में जो सापेक्षिक परिवर्तन होता है उसकी माप ही मांग की आड़ी लोच है। उसकी माप ही मांग की आड़ी लोच है। फिर इसमें 56 नंबर यह स्थानापन्न वस्तु के लिए मांग की आड़ी लोच है। ऑप्शन ए धनात्मक। व्याख्या वस्तुएं दो प्रकार की हो सकती है। फर्स्ट है अनाश्रित या स्वतंत्र। फिर है सेकंड पूरक या स्थानापन्न। यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने घटने पर किसी अन्य वस्तु की मांग बढ़ती घटती है तो वस्तुएं एक दूसरे के स्थानापन्न होगी। अर्थात किसी वस्तु के मूल्य एवं स्थानापन्न वस्तु की मांग में धनात्मक संबंध होता है। मांग की आड़ी लोच इस प्रकार की वस्तुओं की सापेक्षिक संबद्धता की माप है। किसी संबंधित वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किसी दी हुई वस्तु की मांगी गई मात्रा में जो सापेक्षिक परिवर्तन होता है उसकी माप ही मांग की आड़ी लोच है। फिर इसमें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में आएगा। फर्स्ट है मांग की आड़ी लोच शून्य होने पर वस्तुएं स्वतंत्र होगी। सेकंड है मांग की आड़ी लोच ऋणात्मक होने पर वस्तुएं परस्पर पूरक होगी। फिर थर्ड मांग की आड़ी लोच धनात्मक होने पर वस्तुएं स्थानापन्न होगी। और फोर्थ है वस्तु की आड़ी लोच का मान अधिक धनात्मक होने पर परस्पर निकटतम स्थानापन्न होगी। फिर 57 में आएगा प्रतिस्थापन वस्तुओं की स्थिति में मांग की लोच होती है। ऑप्शन बी धनात्मक। फिर है 58 में आएगा। 58 में एक साधन की बाजार मांग ऑप्शन ए व्युत्पन्न मांग होती है। फिर इसकी व्याख्या है एक साधन की बाजार मांग व्युत्पन्न मांग होती है। वह उन वस्तुओं से व्युत्पन्न होती है जिनको एक साधन बनाने में सहायता करता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य फर्स्ट है आभास लगान की धारणा का प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल ने किया। आभास लगान उस अतिरिक्त आय को कहते हैं जो स्थिर साधन जैसे मशीन अल्पकाल में पूर्ति की सीमता के कारण प्राप्त होते हैं। फिर सेकंड वेधात्मक लगान की धारणा का प्रतिपादन रिकॉर्डो ने किया। फिर इसमें थर्ड पॉइंट
वितरण के आधुनिक सिद्धांत को मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। फोर्थ है, किसी साधन की मांग उस साधन की सीमांत उत्पादकता या सीमांत आय उत्पादन के ऊपर निर्भर करती है। फिर 5.9 कीमत उपभोग वक्र की ढाल ऑप्शन डी है वस्तुओं की प्रकृति के संदर्भ में अतिरिक्त सूचना के अभाव में कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर इसकी व्याख्या आएगी, व्याख्या में आएगा कीमत उपभोग वक्र PCC का स्वरूप नीचे की ओर झुकता हुआ, आधार के समांतर ऊपर उठता हुआ अथवा बाईं ओर पीछे मुड़ा हुआ हो सकता है। अतः उसका स्वरूप कैसा होगा यह वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करेगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, फिर फर्स्ट मूल्य प्रभाव, आय प्रभाव व प्रतिस्थापन प्रभाव का योग होता है। फिर है सेकंड मूल्य प्रभाव का आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव में बंटवारा दो विधि से किया जाता है। फर्स्ट है हिक्स के दृष्टिकोण से, सेकंड है इसले टस्की विधि से। फिर है 60 नंबर कि यदि कीमत मांग की लोच बराबर है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बटे में है डेल्टा पी अपॉन पी हो तथा डेल्टा एक्स बटे एक्स बराबर 0 है तो कीमत मांग की लोच ऑप्शन ए शून्य होगी। फिर इसकी व्याख्या में दे रखा है मांग की लोच बराबर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बटे में है डेल्टा 0 बटे डेल्टा पी अपॉन पी बराबर 0। फिर है कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब ऑप्शन ए सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। फिर इसका नेक्स्ट, फिर इसका ग्राफ देख लो, ग्राफ में है कुल उपयोगिता का ग्राफ, ठीक है, ये कुल उपयोग, फिर पूर्ण संतुष्टि बिंदु ये वाला 5 नंबर। फिर सीमांत उपयोगिता, यह है यहाँ से वस्तु की इकाइयाँ, ये सीमांत उपयोगिता पूर्ण संतुष्टि बिंदु। कुल उपयोगिता TU उपभोग की क्रिया में पहली इकाई के उपभोग से लेकर अंतिम इकाई के उपभोग तक प्रत्येक इकाई से मिलने वाली उपयोगिता का योग ही कुल उपयोगिता होगी। फिर है 62 नंबर में आएगा तटस्थ विधि से उपभोक्ता के संतुलन निर्धारण के लिए उदासीनता का वक्र का मूल बिंदु की ओर नतोदर होना आवश्यक है। ऑप्शन बी गलत। यह व्याख्या तटस्थ विधि से उपभोक्ता के संतुलन निर्धारण के लिए उदासीनता वक्र अथवा अंधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतदार होते हैं, ना कि नतोदार। अतः प्रश्न में उल्लेखित कथन गलत है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, फर्स्ट है अंधिमान वक्र विश्लेषण कुछ मान्यताओं पर आधारित है। फर्स्ट है उपभोक्ता विवेकपूर्ण व्यवहार करेगा। सेकंड है उपभोक्ता का क्रमवाचक माप संभव है। थर्ड है अंधिमान वक्र विश्लेषण निर्बल क्रमबद्धता पर आधारित है। निर्बल क्रमबद्धता से तात्पर्य यह है कि उपभोक्ता को जब 2 या 2 से अधिक संयोग वस्तुओं का एक ही स्थान पर प्राप्त हो तो उपभोक्ता उनके बीच चुनाव करने में तटस्थ हो जाता है। 4 नंबर अंधिमान वक्र प्रतिस्थापन की सीमांत दर की घटती हुई मान्यता पर आधारित होती है। 63 नंबर 2 उदासीन वक्र 1C1 और 1C2 एक दूसरे को नहीं काट सकते क्योंकि ऑप्शन सी है 1C1 और 1C2 संतोष के विभिन्न स्तरों को व्यक्त करते हैं।
फिर इसकी व्याख्या में आएगा दो अंधिमान वक्र एक दूसरे को न काट सकते हैं और न एक दूसरे को स्पर्श कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक अंधिमान वक्र संतुष्टि के एक निश्चित स्तर को प्रकट करता है। इसलिए ऊपर वाला वक्र नीचे वक्र की अपेक्षा अधिक संतुष्टि का स्तर व्यक्त करता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अंधिमान वक्र की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सेकंड है, अंधिमान वक्रों की ढाल ऋणात्मक होती है, अर्थात ये ऊपर से नीचे की ओर दाहिनी ओर गिरते हुए होते हैं। फिर अंधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतदार होते हैं। यह अंधिमान वक्र की सबसे प्रमुख विशेषता है। समान संतुष्टि के स्तर पर बने रहने के लिए यह आवश्यक है कि y के x की प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्रमशः घटती जाए। फिर निम्नतर अंधिमान वक्र की तुलना में उच्चतर अंधिमान वक्र अपेक्षाकृत अधिक संतुष्टि प्रदर्शित करेगा। फिर 64 नंबर, दो वस्तुओं के मध्य तिर्यक या आड़ी मांग लोच के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सही है? इसका है ऑप्शन डी में आएगा। डी में जब दो वस्तुएं संयुक्त रूप से मांगी जाती है तो मांग की आड़ी लोच ऋणात्मक होती है। इसकी व्याख्या है, आड़ी लोच का विचार सबसे पहले थॉमस मूर ने दिया, किंतु रॉबर्ट टिफिन ने इसका प्रयोग मूल्य सिद्धांत में किया। आड़ी लोच ब्रैकेट में मांग की लोच बराबर है एक वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन, फिर बटे बी वस्तु की मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन। फर्स्ट है, यदि मांग की आड़ी लोच का मान शून्य है तो ऐसी स्थिति में वस्तुएं स्वतंत्र होगी। फिर है सेकंड में आएगा। सेकंड में यदि मांग की आड़ी लोच का मान ऋणात्मक है तो दोनों वस्तुएं परस्पर पूरक अवश्य होगी। फिर थर्ड है, यदि मांग की आड़ी लोच का मान धनात्मक है तो दोनों वस्तुएं स्थानापन्न होगी। फोर्थ में जब दोनों वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न है तो मांग की आड़ी लोच का मान अनंत होगा। बाजार कीमत है इसका है 65 का ए। बाजार कीमत में 65 का ए है। अल्पकालीन संतुलन कीमत। फिर इसकी व्याख्या आएगी। व्याख्या में आएगा, बाजार कीमत वह कीमत है जो समय के एक निश्चित बिंदु पर बाजार में वास्तव में प्रचलित होते हैं। यह सामान्य कीमत जो कि एक संभावित कीमत है के चारों ओर घटती बढ़ती रहती है। बाजार कीमतों में जल्दी परिवर्तन होने की संभावना होती है, परंतु सामान्य कीमत दी हुई परिस्थितियों में स्थिर रहती है। फिर 66 उद्घाटित अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक हैं ऑप्शन डी सैमुअलसन। फिर प्रोफेसर सैमुअलसन का व्यक्त अधिमान दृष्टिकोण मांग के सिद्धांत के संबंध में एक युगांतकारी घटना के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि इसने मांग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बिना अंधिमान वक्रों के प्रयोग तथा उपयोगिता के बिना संख्यात्मक या क्रमवाचक माप के विश्लेषण में लाए हुए प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त अधिमान के आधार पर किया। सैमुअलसन यह प्रतिपादित करते हैं कि बाजार में उपभोक्ता अपने वास्तविक व्यवहार के ही माध्यम से यह व्यक्त कर देता है कि वह स्थिति या अधिकतम संतुष्टि की स्थिति में वस्तुओं के विभिन्न संयोगों में से किस क्रम के संदर्भ में होगा।
67 तटस्थ वक्र विश्लेषण में वस्तु x तथा y के विभिन्न संयोगों में संबंध होता है। ऑप्शन ए, वस्तु x बढ़ेगी तथा वस्तु y घटेगी। फिर इसमें दो या दो से अधिक वस्तुओं के ऐसे संयोगों या युग्मों को प्रदर्शित करने वाला वक्र जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो सम संतुष्टि वक्र अंधिमान वक्र या तटस्थ वक्र कहलाता है। तटस्थ वक्र विश्लेषण पर सभी संयोगों के प्रति उदासीनता के लिए उपभोक्ता वस्तु x की अधिक इकाइयों के लिए y वस्तु की कम इकाइयों का त्याग करेगा। 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें है ऑप्शन बी में आएगा। बी में यदि वस्तु की मांग अधिक है तो साधन की मांग भी अधिक होगी। इसकी व्याख्या में पढ़ेंगे। एक वस्तु की मांग तथा एक साधन की मांग की प्रकृति में अंतर होता है। एक वस्तु की मांग प्रत्यक्ष होती है जो उसकी सीमांत उपयोगिता पर आधारित होती है, जबकि एक साधन की मांग व्युत्पन्न मांग होती है। यदि वस्तु की मांग अधिक है तो साधन की मांग भी अधिक होगी। एक वस्तु की पूर्ति उसकी मुद्रा उत्पादन लागत पर निर्भर करती है, जबकि एक साधन की पूर्ति उसकी अवसर लागत पर निर्भर करती है। 69 है, उस बिंदु पर उपभोक्ता साम्य में होता है जब बजट रेखा सी उदासीन वक्र की स्पर्श रेखा होती है। उदासीन वक्र की स्पर्श रेखा होती है। फिर इसका ग्राफ, ये इसका ग्राफ है। ग्राफ में पी से एल तक है, ये है ई है इसका। फिर IC, ये IC1 में, ये IC2, फिर है ए, फिर बी। ये x वस्तु है, ये y वस्तु है, ये x वस्तु है। ठीक है, चित्र से स्पष्ट है कि 1IC2 उपभोक्ता की क्रय सीमा के बाहर है। PL का ढाल OP बटे OL दोनों वस्तुओं के बीच मूल्य अनुपात प्रदर्शित करता है। 1IC1 वक्र पर उपभोक्ता की उपयोगिता अधिकतम नहीं है। बिंदु ई पर उपभोक्ता संस्थिति की स्थिति में है। यहाँ बजट रेखा अनधिमान वक्र की स्पर्श रेखा है। अन्य सभी बिंदु पर बजट रेखा अनधिमान वक्रों को काटती है। बिंदु ई पर वह x की OB तथा y की OA मात्रा क्रिया करेगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हिग्स के अनुसार उपभोक्ता संस्थिति की स्थिति में वहाँ होगा जहाँ मूल्य रेखा का ढाल तटस्थ वक्र की ढाल के बराबर हो। फिर है प्रोफेसर मार्शल के अनुसार उपभोक्ता संस्थिति की स्थिति में वहाँ होगा जहाँ वस्तु की कीमत, जहाँ वस्तु की सीमांत उपयोगिता तथा उनके मूल्य का अनुपात परस्पर बराबर हो। फिर MRS XY व्यक्त करता है। इसका आ जाएगा ए में आएगा। ए में ये है उपभोक्ता x की एक अतिरिक्त इकाई के लिए y की कितनी मात्रा का त्याग करता है और उसी उदासीनता वक्र पर रहता है। इसकी व्याख्या में है MRS XY से तात्पर्य है x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि के लिए y की छोड़ी गई मात्रा से है, जिससे उपभोक्ता संतुष्टि के उसी स्तर पर बना रहे। अतः x की मात्रा की वृद्धि के लिए y की छोड़ी गई मात्रा में उत्तरोत्तर कमी घटती प्रतिस्थापन की सीमांत दर व्यक्त करता है। उदाहरणतः
MRSXY बराबर 3, x की 1 इकाई के लिए y की 3 इकाई का त्याग दर्शाता है और उदासीनता वक्र की ढाल है बराबर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, फर्स्ट है घटती हुई प्रतिस्थापन की सीमांत दर, यह MRSXY बराबर डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस का सिद्धांत क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम के सिद्धांत पर आधारित है। सेकंड है क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार जैसे जैसे x की मात्रा बढ़ती जाती है उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्रम से घटती जाती है। दूसरी ओर जैसे y के स्टॉक में कमी होती जाती है y की उपयोगिता बढ़ती जाती है। अतः संतुष्टि के उसी स्तर पर बने रहने के लिए यह आवश्यक है कि x के कारण उपयोगिता में वृद्धि y के कारण उपयोगिता में कमी के बराबर होनी चाहिए। फिर 41 नंबर प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा होगा, ऑप्शन ए ऋणात्मक। फिर इसमें आएगी व्याख्या में आएगा प्रतिस्थापन प्रभाव से आशय x वस्तु के मूल्य में सापेक्षिक परिवर्तन के कारण x वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन से है, जबकि उपभोक्ता की वास्तविक आय पूर्ववत रखी गई है। प्रतिस्थापन प्रभाव मूल्य में कमी के कारण उत्पन्न होता है। मूल्य में कमी उस बिंदु की मांग में आवश्यक रूप से वृद्धि कहलाएगी। दोनों चरों में परिवर्तन हमेशा विपरीत दिशा में होगा, अतः प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा ऋणात्मक होगा। फिर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, फर्स्ट है आय प्रभाव धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है। फिर गिफिन वस्तु के संदर्भ में आय प्रभाव इतना अधिक धनात्मक होता है कि वह ऋणात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव को समाप्त कर देता है और मूल्य प्रभाव को धनात्मक कर देता है। फिर है 72 का है, यदि वस्तुएं पूर्ण पूरक हो तो उदासीनता वक्र का आकार होगा, ऑप्शन ए एल आकार का। पूर्णता पूरक वस्तुएं वे होंगी जो उपभोक्ता द्वारा एक निश्चित अनुपात में ही प्रयुक्त हो। इसी अनुपात में ही दोनों प्रयोग में आएंगी, जैसे डॉट पेन व रिफिल। फलस्वरूप अंधिमान वक्र समकोण के आकार का होगा। ये इसका ग्राफ है, y वस्तु x वस्तु, ठीक है। IC3 IC2 IC1 x, ठीक है। 1 2 3 4 5 है, ये भी 6 है, ठीक है। ये सम है, ये सम विषम है। फिर है इसमें आ गया निम्न में से सही कथन है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर है इसकी व्याख्या है पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं के संबंध में खींचा गया अंधिमान वक्र सीधी रेखा में होगा। यह वक्र प्रदर्शित करता है कि उपभोक्ता एक ही वस्तु पर अपनी पूरी आय व्यय कर सकता है। पूर्णता पूरक की स्थिति में अंधिमान वक्र समकोण के आकार का होगा। फिर है 74 में आएगा, इसमें जब उत्पादन के दो साधन पूर्णता पूरक होंगे तो समूह उत्पाद वक्र का आकार होगा, ऑप्शन सी समकोणीय। फिर इसमें आएगा व्याख्या में आएगा इसकी, जब दोनों वस्तुएं पूर्णता पूरक वस्तुएं हो
तो उस स्थिति में अंधिमान वक्र समकोण के आकार का होगा। पूर्णता पूरक वस्तुएं वे होंगी जो उपभोक्ता द्वारा एक निश्चित अनुपात में ही प्रयुक्त हो। इसी अनुपात में ही दोनों प्रयोग में आएंगी। ठीक है, y वस्तु x वस्तु। ठीक है, ये इसका चित्र है। फर्स्ट पूर्ण पूरक वस्तुओं के संबंध में चूंकि दोनों वस्तुओं के बीच प्रतिस्थापन की संभावना ही समाप्त हो जाती है, इसलिए अंधिमान वक्र विश्लेषण के लिए जगह ही नहीं रह जाती। फिर है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। फर्स्ट है समकोण सम उत्पादकों लियोन टिफ सम उत्पाद या आगत निर्गत सम उत्पाद कहते हैं। लियोन टिफ आगत निर्गत फिर है ये निर्गत, इसमें विश्लेषण के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। फिर किसी वस्तु के उत्पादन में दोनों साधनों का एक निश्चित अनुपात हो और बिना उस अनुपात के उत्पादन को ही न सके तो ऐसी स्थिति में समउत्पाद वक्र समकोणीय होगा। फिर इसका है 75 पूरक वस्तुओं के लिए उदासीनता वक्र होता है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं इसकी। फिर इसमें है, फिर इसकी 76 नंबर में आएगा प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन डी ये सैमुअल्सन व्याख्या प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक सैमुअल्सन हैं। इस सिद्धांत की कुछ आधारभूत मान्यताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है विवेकपूर्ण व्यवहार, सहकर्मिता। फिर थर्ड है व्यक्त प्राथमिकता की अवधारणा। फोर्थ है उपभोक्ता की रुचि दी हुई है। फिर फिफ्थ नंबर है प्रबल वो सबल क्रमबद्धता की मान्यता। फिर है जबकि एलेन व हिग्स प्रतिपादित अंधिमान वक्र निर्बल क्रमबद्धता पर आधारित है। फिर है 77 प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक थे। यह ऑप्शन डी सैमुअल्सन। फिर है 78 प्रकट अधिमान सिद्धांत निम्न मान्यताओं पर आधारित है। ऑप्शन डी सबल क्रमबद्धता। फिर है 79 उद्घटित अधिमान सिद्धांत आधारित है। इसका है ऑप्शन डी में आएगा आचरणवादी क्रमवाचक उपयोगिता पर। फिर 80 उत्पादन साधनों में प्रतिस्थापन लोच सदैव होती है। ऑप्शन ए धनात्मक। इसकी व्याख्या साधनों की सापेक्षिक कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप साधनों के अनुपात में सापेक्षिक परिवर्तन को प्रतिस्थापन लोच कहते हैं। यदि हम उत्पादन के साधनों को पूंजी सम अनुपात के द्वारा व्यक्त करें तो पूंजी सम अनुपात में सापेक्षिक परिवर्तन है। यह है सिग्मा बराबर पूंजी सम अनुपात में सापेक्षिक परिवर्तन बटे साधनों की सापेक्षिक कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन। फिर इसका मान सदैव धनात्मक होता है, अतः उत्पादन साधनों में प्रतिस्थापन लोच सदैव धनात्मक होती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य प्रतिस्थापन लोच का न्यूनतम मान 0 तथा अधिकतम मान अनंत होता है। फिर प्रतिस्थापन की लोच 0 है तो साधनों